this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about electric current. इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज को हमने बहुत अच्छे से डीपली से डिस्कस किया था. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ओम्स लॉ का रहेगा. क्या रहेगा हमारा, ओम्स लॉ. बहुत अच्छा टॉपिक है और अच्छे के साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है. वो चाहे कोई सा भी बोर्ड से रिलेटेड रखता हो स्टूडेंट, वो चाहे सीबीएसई से हो, एचबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, कोई से भी बोर्ड से हो, सब बोर्ड के एग्जाम में ओम्स लॉ जो है वो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. देखिए, तो सबसे पहले अगर ओम्स लॉ की बात करते हैं, सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था भाई, किसने फाइंड आउट किया था? ये जॉर्ज साइमन ने किया था. किसने किया था? जॉर्ज साइमन ने किया था. ये एक्चुअली पेपर में तो नहीं आता है. ये जो साइंटिस्ट का नाम है, जो जर्मन फिजिक्स थे, ये पेपर में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए कि एक्चुअली में किसने किया था. ओके. अब ओम्स लॉ जो है वो जाहिर सी बात है दो चीजों के बीच में क्या दिखाएगा, रिलेशनशिप दिखाएगा. और वो दोनों चीज कौन कौन सी है? एक तो रहेगी हमारी वोल्टेज और एक क्या रहेगा हमारा करंट. वोल्टेज और करंट के बीच में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में ये रिलेशन दिखाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, ओम्स लॉ बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसको हम? ओम्स लॉ. क्लियर यहां तक? अब ये क्या है कि देखो, हर चीज, कोई भी थिंग आपके सामने हो रही है या कोई भी काम हो रहा है आपके सामने, तो हर एक चीज में क्या लगता है, कॉज एंड इफेक्ट लगता है. लगता है या नहीं लगता है? अब जैसी बात है, हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो कुछ भी दुर्घटना घट जाती है लाइफ में, तो हम ये बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ है. मतलब जो कुछ हुआ है वो किसी न किसी रीजन के कारण हुआ है. अगर कॉज है तो उसके क्या होंगे, इफेक्ट होंगे. अगर कोई काम हो रहा है आपका तो उससे कुछ ना कुछ इफेक्ट भी होंगे. कॉज और इफेक्ट जो रहेगा वो सारा खेल किसका बताएगा, हमारा रेजिस्टेंस ही बताएगा कि रेजिस्टेंस के अंदर कॉज एंड इफेक्ट कैसे रहेगा. अब हर एक चार्ज में, हमने लास्ट वीडियो में चार्ज डिस्कस किया था फुल. हर चीज के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है. और चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. उन इलेक्ट्रॉन्स के, ये तो है कि डायरेक्टली वो इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करते रहते हैं, उनके मूवमेंट करने के बीच में कहीं ना कोई अड़चन तो आएगी. जहां पे जो चीज अड़चन आ जाएगी वो तो क्या काम हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस का काम हो जाएगा. किसका काम हो जाएगा, हमारा रेजिस्टेंस का हो जाएगा. क्लियर यहां तक? अब बात करते हैं कि इसने कैसे इनके बीच में रिलेशन बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में कैसे डिफरेंस बताया था. तो सबसे पहले हम चार्ज का देख लेंगे. चार्ज को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, हमेशा वोल्टेज की ही जरूरत पड़ेगी. वो चाहे आप किसी भी चीज में ले लो. अगर हम फोन के एडेप्टर को भी यूज कर रहे हैं, अगर चार्जिंग लगा रहे हैं, तो वो भी, उसमें भी वोल्ट यूज हो रहा है. विदाउट वोल्ट के तो कोई भी कंडक्टर आपको फ्लो होगा ही नहीं. हर चार्ज को फ्लो करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी कॉज की जरूरत पड़ेगी. और वो कॉज क्या हो गया आपका, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, मतलब कि वोल्टेज हो गया. जितनी वोल्टेज आपके पास अच्छी खासी रहेगी, उतना अच्छा खासा फिर उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा. और इफेक्ट का काम क्या रहेगा, हमारा करंट का रहेगा. अगर जितनी ज्यादा आप और जितनी अच्छी खासी आप बैटरी या वोल्टेज लेके चलोगे, उतना ही अच्छा आपको करंट मिलेगा. अब ये तो है नहीं कि करंट मिलेगा आपका अच्छा और वोल्टेज होगी आपके ऐसे. अब विदाउट वोल्टेज में करंट कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना. अच्छी बात है ना कि जितना वोल्टेज आपको अच्छा खासा मिलेगा, उतनी ही वोल्टेज करंट आपको अच्छा मिलेगा. फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, लाइट का एग्जांपल ले लेते हैं. हम डेली यूज भी करते हैं, आप भी देखते हो. अगर अच्छी खासी लाइट आ रही है आपके घर में, आप प्रेस को गर्म कर रहे हो प्रेस करने भी आपको कपड़े को, तो अगर जितनी अच्छी लाइट आएगी, जितना अच्छा वोल्टेज वहां से पड़ रहा है किसमें, प्रेस में, उतनी जल्दी उसका क्या पड़ेगा, इफेक्ट आएगा. और इफेक्ट क्या होगा, उतनी जल्दी क्या हो जाएगी, गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारे कपड़े को जल्दी से इस्त्री कर देगी. नहीं कर देगी. तो मतलब कहने का मतलब मेरे ये था समझाने का कि जितना अच्छा वोल्टेज मिलेगा, उतना ही अच्छा क्या मिलेगा, करंट मिलेगा. जितनी अच्छी तरह से डीपली से आप पढ़ाई करोगे, उतने अच्छे से क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा. यहीं से होगा ना कॉज एंड इफेक्ट का.
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हर चीज के पीछे अगर कोज है तो उसका इफेक्ट भी रहेगा। तो ओम्स लॉ ने क्या किया था, डेफिनेशन बताई थी, बहुत अच्छी डेफिनेशन थी इसकी। तो हम पहले डेफिनेशन को राइट डाउन कर लेते हैं कि द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग इन ए कंडक्टर, कंडक्टर पता है आपको भाई, कोई मेटेलिक वायर होगी, वो किसी भी टाइप की आपकी क्या होगी, वायर होगी। द इलेक्ट्रिक करंट flowing in a conductor is, और हमेशा जो इसने रिलेशन बताया था वो इनकी प्रोपोर्शनलिटी में बताया था। जो साइमन थे जिन्होंने ओम्स लॉ को बताया था, उसने ओम्स लॉ में क्या किया था, उनकी रिलेशनशिप बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, और रिलेशनशिप कैसे बताया था, उसकी प्रोपोर्शनलिटी में बताया था। द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल यहां लिख लेते, वहां तो आएगा नहीं, इज डायरेक्टली proportional to the potential difference। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी, आप इग्नोर नहीं कर सकते हो इसको। और देखो अगर डेफिनेशन याद ना हो तो आप इसके फॉर्मूले जो मैं लिखाऊंगी ना उससे भी आप इजीली इसको याद कर सकते हो। क्या थे हमारे पास, द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the end of the conductor, across the end of the conductor, across the end of the conductor। क्या थी हमारे पास डेफिनेशन। अब यहीं से हम इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। अगर देखो, अगर मैं बनाती हूँ इसका क्या फिगर, हमने क्या बनाया, एक कंडक्टर बना लिया कंडक्टर, कोई मेटालिक वायर ले लिया हमने यूज करने के लिए, बोले अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर एंड एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा टेम्परेचर दोनों केस में। ये वो कंडक्टर अक्रॉस द एंड ऑफ द, क्या हो गया हमारे पास, ये होगी क्या हमारे वोल्टेज। जितनी अच्छी आप वोल्टेज लोगे उतने ही ज्यादा आपको जो इसमें करंट फ्लो होगा वो उतना ही ज्यादा अच्छा फ्लो करेगा। अगर आपने बैटरी ले ली ऐसी जो वर्क नहीं करेगी तो वो करंट आपको कहां से काम करेगा, करंट नहीं करेगा। करंट डिपेंड है टोटली हमारे केस के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, कि आप बैटरी किस टाइप के लेके चल रहे हो और कितना अच्छा वो वर्क कर रही है। अगर आपकी वोल्टेज अगर इंक्रीज हो रहा है तो करंट भी क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर से लाइट आ रही है आपके मीटर के अंदर, भाई मीटर तो हर कोई जानता है, आप घर में लगाते हो। अब मीटर में अगर लाइट साथ में क्या लगा लिया आपने, बड़ा सा वोल्टेज, चलो मीटर में वोल्टेज ना लगा रखो आपने, रेफ्रिजरेटर में तो लगाते होंगे वोल्टेज, लगाते हो नहीं लगाते, क्यों लगाते, उसमें क्या है कि जैसे ट्रांसफॉर्मर से लाइट आई, अच्छी खासी लाइट आई आपके पास, तो वोल्टेज में गई, वोल्टेज से जितने भी आपके कंडक्टर के जितने भी एंड से जो भी आपके घर में वायर लगी हुई है उनके पास क्या सारे के साथ जो करंट है वो फ्लो होने लग जाएगा। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, हमारे चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट कहां से फ्लो करेगा। तो ये सारे जो चीजें वो एक साइकिल बनी हुई है। पहले हमने चार्ज को समझा था कि भाई चार्ज के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो उसके ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं, और अब क्या हो गया हमारे पास, वोल्टेज ने उसकी जगह ले ली, कि जितना अच्छा खासा वोल्टेज रहेगा उतना ही क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो उतने अच्छा क्या रहेगा, उसके अंदर करंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है आपका, अगर वोल्टेज अच्छा खासा बढ़ता जा रही है आपकी, तो उतनी अच्छी खासी क्या आपको करंट मिलती जाएगी। जैसे हमने रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल ले रहे थे तो उसको एक बार खत्म कर लेते हैं। अगर आपके घर में लाइट आ रही है अच्छी खासी, वोल्टेज में लाइट आ रही है अच्छी खासी आ रही है, तो जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो भी जल्दी क्या हो जाएगा, कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। लाइट बेकार आ रही है तो करंट नहीं पहुंच रहा रेफ्रिजरेटर में, करंट नहीं पहुंच रहा है तो कहां से
रेफ्रिजरेटर को कूल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। टेम्परेचर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा इनका। ये नहीं है कि एक को टेम्परेचर ज्यादा होगा एक को क्या होगा कम हो गया, ऐसा नहीं रहेगा। अगर वोल्टेज इतना है तो करंट उसके अपोजिट में रहेगा, बिल्कुल उसके साथ साथ चलता रहेगा। जितना अच्छा खासा करंट मिलता रहेगा, करंट टोटली डिपेंड ऑन द वोल्टेज। अगर वोल्टेज अच्छी खासी है तो करंट भी अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब कर लेते हैं डेफिनेशन कंप्लीट कि इलेक्ट्रिक करंट लास्ट वीडियो में बताए थे किससे डिनोट करते हैं, आई से। ऑफ ए फ्लोइंग ए कंडक्टर, ये कंडक्टर हो गया आपके पास, अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल होता है ये वाला, एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है, ठीक है, होगी चीज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अब इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पे एक इक्वल का साइन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे हम, इक्वल का साइन। और ये प्रोपोर्शनलिटी लेके आ जाएगा हमारे एक कांस्टेंट टर्म आ जाएगी R, एंड ये क्या हो जाएगा हमारे पास I। वेहर, ये हो गया ओम्स लॉ, ये क्या हो गया आपके पास, ओम्स लॉ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। इसके बेस पे आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, और न्यूमेरिकल आते एग्जाम में। कभी फिर ये बोलो कि भाई हमसे तो बताया नहीं, न्यूमेरिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो V तो क्या होगा आपके पास, वोल्ट, क्या हो गया वोल्ट। R क्या होगा आपके पास, रेजिस्टेंस, क्या हो गया रेजिस्टेंस, एंड I क्या होगा आपके पास, करंट। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ए रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। अब इसके बारे में फुल डिस्कस करेंगे। वोल्ट की एसआई यूनिट क्या होती है, वी, क्या होती है वी। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये था क्या हमारा ओम्स लॉ। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए, मम्मी आपका इंडिया का काम करना है, वो मना पिक्चर चिपकाना बता। अगर पेपर में आ जाए V इक्वल टू R तो हो गया। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि I इक्वल टू V बाई में R, ये भी आप लिख सकते हो। अब कैसे लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल क्या हो गया भाई, V क्या हो गया। इसको फॉर्मुलेट करने के लिए हम I इक्वल टू 1 बाई में R और क्या लगा देंगे, V लगा सकते हैं इजिली। तो ये भी I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R। तो ये भी क्या हो गया आपका ओम्स लॉ, क्या हो गया आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको डिफाइंड किया है कि एक इलेक्ट्रिक करंट जो कंडक्टर में फ्लो होता जा रहा है वो प्रोपोर्शनल है एक पोटेंशियल डिफरेंस के। विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस या विदाउट वोल्टेज से करंट भी कुछ नहीं कर सकता है। अगर कोज है तो उसका, अगर किसी भी चीज के कुछ कारण है तो उसके कुछ कार्य भी होंगे। कोज है तो इफेक्ट है, विदाउट इफेक्ट के तो कोज भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप पढ़ रहे हो तो उसका भी कुछ रीजन है, आप पढ़ रहे हो तो कोज हो गया, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। अगर आप पढ़ोगे, अच्छा खासा पढ़ोगे, अच्छे से 10th क्लास में मेहनत करोगे तो आपका रिजल्ट उतना ही पॉजिटिव मिलेगा। जितना अच्छा पॉजिटिव मिलेगा, पेरेंट्स खुश होंगे, साथ साथ आप लोगों के चेहरे की खुशी भी कुछ अलग तरीके से होगी। तो ये थे एक छोटी सी डेफिनेशन किसकी, ओम्स लॉ की, जो आपके रियल लाइफ का छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने डिफाइंड किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट कर लेते हैं आप क्या, अब कर लेते हैं इसका क्या, VI ग्राफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है VI ग्राफ, पेपर में आता ही आता है 100% 1 लिखवा के रख लो यहाँ पे आप। VI ग्राफ हर एग्जाम, जो भी आपका 10th क्लास का कोई से भी बोर्ड से रिलेटेड है स्टूडेंट, हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है VI ग्राफ। तो एक बार VI ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, VI ग्राफ। क्या हमारा VI ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, 100% श्योर है, पेपर में आते ही आते हैं। ये हो गया, हमने क्या ले ली, वर्टिकल्स ले ली, ये क्या ले लिया हमने लाइन, एक हॉरिजॉन्टल ले ली। ठीक है, नेमिंग रख लेते हैं पहले हम इस पे, 1 2 3 4 5 यहाँ तक हो गया। इसमें सेमिंग हम नेमिंग रख लेते हैं अपने
ये हो गया 2 4 6 और ये क्या हो गया 8। यहाँ तक हमने नेमिंग रख ली है। इसका अगर करंट, ये क्या हो गया आपके पास करंट, और ये क्या हो गया वोल्टेज, क्या हो गया ये वोल्टेज। अगर करंट 1 है और वोल्टेज 2 है तो ये कैसे हो जाएगा आपका भाई, थोड़े से ना, और 2 4 मिल रहा है तो ये कैसे हो जाएगा हमारे पॉइंट पे, ऐसे हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। देखो स्केल की हेल्प से तो हो जाता है, बट बोर्ड पे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो हो गया 3 पे, और इसको हमने ऐसे कर दिया, 3 2 गया 6 पे, और फिर गया हमारा 4 पे। तो 4 तक रख लेते, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक तो स्ट्रेट लाइन खींचना बोर्ड पे बहुत दिक्कत काम है। ये हो गया ओके, ये पॉइंट हो गया भाई, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया। अब इन पॉइंट क्या करते हैं हम, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन किया तो ये कुछ इस तरह से आया, आ गया हमारे इस तरह से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, स्लोप निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे, स्लोप। और स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा निकालते हैं। और tan का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या होता है, p/b, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, और कहां तक जाएगी, बेस जाएगा आपको यहां तक चला जाएगा। जब भी हम किसी के बीच में रिलेशन निकालते हैं, दो क्वांटिटी के बीच में, तो उनको मेजर करने के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, हम रेशियो निकालते हैं। तो इसलिए हमने p/b निकाला है। p तो क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर, क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया हमारे पास, बेस, क्या हो गया बेस। और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल थीटा, जो tan थीटा काम कर रहा है। परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि ये वाली लाइन बन रही है आपकी, और बेस क्या होगा आपका ये वाला। ये वाला जो काम करेगा परपेंडिकुलर का जाएगा, मतलब कि किस पे जाएगा, आपका वोल्टेज का काम करेगा हमारा, ठीक है। और इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी हम इसकी क्या निकालते हैं, हमेशा इनिशियल से क्या स्टार्टिंग करते हैं और फाइनल तक हम पहुंचते हैं। तो इनिशियल क्या होगी, इस पे देखो, इस पे कितनी होगी, 8 हो गई, तो ये क्या होगा 8, और फाइनल कितनी होगी इस पे, 4 पे, तो माइनस से कितना होगा 4। अब बात कर रहे हैं बेस की। बेस की बात करोगे आप तो इनिशियल क्या होगी 4, और फाइनल क्या हो जाएगी हमारी 1। इनिशियल टू फाइनल, तो 4/1, तो ये कितना होगा 8 आउट ऑफ 4 और 4 आउट ऑफ 3। तो ये क्या हो गया हमारे पास, जो स्लोप निकल के आया है एक VI ग्राफ का। जितना आपका करंट इंक्रीज हो रहा था उतना ही क्या हो जा रहा है आपका वोल्टेज। अगर करंट आपका 1 इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या है उसका 2 करंट गया है तो वोल्टेज 4 गया, 6 3 पे गया करंट तो 6 गया, और 4 पे गया तो आपका कितना गया, 8 गया आपका। और सारे के सारे देखो वोल्टेज जो है यहाँ से लेकर जो स्लोप जा रही है आपकी, वो लो रीजन से क्या जा रही है, हाई रीजन पे जा रही है आपकी। तो क्या होगी इसके अंदर हमारे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, जो मैंने समझाया था प्रीवियस क्लास में कि इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। भाई आप क्या कर रहे हो, वर्क लगा रहे हो, यहां से हमने किया ऐसे किया, लो से अगर हम हाई रीजन पे जा रहे हैं, लो से अगर हाई पे ऐसे जाओगे तो आप कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और हाई से ऐसे बॉल अगर आपकी आ रही है तो कोई वर्क करेगी, भाई ऐसे कर दो, बॉल को ऐसे थ्रो कर दो, कुछ वर्क लगाया, नहीं लगाया वर्क। और यहाँ से अगर लो से लोअर से लेके हायर रीजन पे लेके जाओगे तो आप वहां पे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना कि लोअर प्रेशर से लेके जब हम हायर प्रेशर पर जाते हैं तो वहां पे वर्क हमारा काम करता है, और जब हायर प्रेशर से लेके लो प्रेशर पर जब हम आते हैं तो वहां पे वर्क आपका काम नहीं करता है। वही क्या होता है, आपको डिफाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। तो VI ग्राफ आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे इसको निकाला है। भाई हमने क्या निकाला, VY में क्या निकाल रहे हैं, I निकाला नहीं निकाला, भैया पहले तो हमने क्या निकाला, V का निकाला है, फिर हमने बेस को निकाला। देखो बेस जो बता रहा हूँ करंट बता रहा है, इसलिए मैंने क्या बताया था आपको, V/I बता, जो ओम्स लॉ को सेटिस्फाई कर रही है ये। देखो कैसे किया हमने, पहले देखो भाई वोल्टेज, वोल्टेज ये वाली वोल्टेज आपकी वर्टिकली में, तो वर्टिकल वोल्टेज ये आई आपकी, करंट क्या है बेस में जा रहा है आपका, तो नीचे वाला क्या होगा आपका करंट होगा। तो V/I को फॉलो किया या नहीं किया, इसने किया ना। तो इसलिए अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जो रहेगा वो दो बीचों के बीच में रिलेशन बताएगा, एक तो आपके वोल्टेज और एक है आपकी करंट। क्लियर ऑल दैट यहाँ तक।
और फॉर्मूला हमने अभी निकाला था कि V इक्वल टू क्या होता है IR। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला, अपना रेजिस्टेंस निकाल लिया, और रेजिस्टेंस क्या है हमारा V में I निकल के आया। आई चीज समझ में, ये जो निकल के आया वो क्या आया हमारा रेजिस्टेंस निकल के आया। और इस चीज का ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस आपका हाफ है तो करंट उसका दुगना रहेगा, अगर करंट दुगना है तो रेजिस्टेंस उसका हाफ रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब रेजिस्टेंस अपना काम करता है, अगर रेजिस्टेंस हाफ है तो करंट उसका डबल होगा, और डबल आप देख सकते हो कि हमारा रेजिस्टेंस इसमें क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और हमने V/I निकाला है इसके अंदर। अब बात करते हैं किसके, हम न्यूमेरिकल की, जो आपके पेपर में आते हैं। हमने डिस्कस किया, ओम्स लॉ को डिस्कस किया, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्लियर कर लिया हमने, VI ग्राफ हमने कर लिया। अब क्या करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, स्टेटमेंट क्या कहती है कि ए हीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ए हीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस 50 ओम OHM, या फिर हम सिंबल बनाते हैं ये वाला ओम, इज कनेक्टेड टू 20 वोल्ट लाइन, तो हाउ मच करंट। अब देखो दो चीज गिवन है तो हमें एक चीज निकालनी तो है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, तीन चीजों से बना हुआ है। हाउ मच करंट विल बी हीटर, एक हीटर लाइन पे कितना करंट आपका बनेगा। ठीक है, स्टेटमेंट ये देखो। फिजिक्स में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिजिक्स में न्यूमेरिकल एक अच्छी खासी पहचान है सोल्व करने की। सबसे पहले आप लोग सिंबल याद कर लो भाई, अगर सिंबल याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। इसी से पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस कितने गिवन है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, R से, कितने गिवन है 50 ओम। एंड वोल्टेज, या वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज कितना गिवन है भाई 20 वोल्ट। निकालना है क्या आपको, करंट, करंट को डिनोट करते हैं हम किससे, I से। और हमने फॉर्मूला अभी अच्छा पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि V इक्वल्स टू, अब ये हमें निकालना है, तो ओम्स लॉ को हम रखते हुए चलेंगे। ओम्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, V इक्वल्स टू IR, मतलब कि I निकालना तो क्या हो जाएगा V में R, और V की वैल्यू क्या है 20 और R की वैल्यू क्या है 50। कैंसिल आउट, पॉइंटों में कर दोगे 0, 5 और जो 20, और करंट की एसेंट क्या होती है एम्पियर। साइन जरूर लगाओगे, अगर साइन किसी बच्चे नहीं लगाए तो वहीं पे मार्क्स कट जाए, फिर मत बोलना मुझसे कुछ भी, पहले बता रहे हो, इसलिए बता रहे कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का अच्छा खासा एक तरीका मान लो आप, या आप लोग पता चल जाएगा कि आपने इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। और अब जो है ओम्स लॉ होने के बाद जितने न्यूमेरिकल होंगे सब में आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो अप्लाई तो होगा ही होगा। तो फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए चलो कि V इक्वल्स टू IR ऑलवेज रहेगा ही रहेगा आपका। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल कर, कंडक्टर है, करंट जो उसमें फ्लो हो रहा है वो क्या है, I इक्वल्स टू क्या होगा 0.5 एम्पियर हो गया, और उसमें जो बैटरी लग रही है, वोल्टेज लग रही है, वो कितनी लग रही है 0.8 वोल्ट लग रही है। बोले कि रेजिस्टेंस निकालो, रेजिस्टेंस निकालो, आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, V इक्वल्स टू IR, R निकालना तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा V में I, इसलिए हो जाएगा V की वैल्यू क्या होगी भाई 0.8 और I की वैल्यू क्या होगी 0.5। पॉइंट से कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, पॉइंटों में कन्वर्ट कर लो, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर बच गया, 5 6 जा 30, और ये क्या हो गया ओम। मैं बार बार बोल रही हूँ इनकी SI यूनिट जरूर लगा के चलना, अगर SI यूनिट नहीं लगाओगे तो आपको न्यूमेरिकल क्या है कि नंबर कटेगा। न्यूमेरिकल तो खैर कहाँ गलत होगा, लेकिन नंबर कटेगा, और जरूरी आपको बेवजह अपने नंबर कटवाने जब आपको SI यूनिट पता है। देखो न्यूमेरिकल और मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। काफी बच्चों को ना फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स का ना फोबिया है, अगर उनको ये चीज याद रहेगा नहीं, यूनिट वगैरह याद रहेगी, फॉर्मूले याद रहेंगे, तो फिजिक्स का न्यूमेरिकल कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। तो
तो आज का था ये छोटा सा सेशन जिसमें हमने 3 चीजों को डिस्कस किया है। एक तो ओम्स लॉ को डिस्कस किया हमने अच्छे से, रेजिस्टेंस को डिस्कस किया एंड वीआई ग्राफ, और तो हमने न्यूमेरिकल अच्छे से डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपनी प्रिपरेशन, अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाओ।